और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अगली कड़ी में, इस संवाद की इस यात्रा में मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रही हूँ, उस परम चेतना को जिनकी उपस्थिति मात्र से पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जो न सिर्फ ऋषिकेश की पावन धरा में पर्यावरण, जल संरक्षण और आध्यात्म का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, परमाध्यक्ष परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से। महाराज जी प्लीज आएँ। और एडिटर रमेश चंद्रा सर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, और साथ ही जी मीडिया के सीईओ रक्तिम दास सर को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगी, प्लीज़ आएँ मंच पर और फूलों से स्वागत करें स्वामी जी का। तो ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि अब और भी कई मुद्दे होंगे, ना सिर्फ राजनीति से जुड़े बल्कि सनातन से जुड़े भी कई मुद्दे होंगे, और किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए बातचीत हो रही है और जल संरक्षण की बात हो रही है, आध्यात्म का क्या संदेश आज इस मंच से जाने वाला है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां और बहुत बहुत स्वागत। तो आज आध्यात्म के विषय पे भी इस मंच पर अब चर्चा होगी। मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी जेपी, प्लीज आएं और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया दीपाली। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, और हम बात कर रहे हैं समृद्धि संवाद, यानी समृद्धि मतलब खुशहाल। खुशहाल है उत्तराखंड, कितना खुशहाल हुआ है, तमाम पहलुओं पर हम जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये देवभूमि है और माना जाता है कि यहाँ तो कण कण में देवता वास करते हैं, और ऐसे में सनातन संस्कृति, चार धाम यात्रा चल रही है, इतना पावन मौका है, और ऐसे मौके पर स्वामी चिदानंद मुनि जी हमारे साथ जुड़ गए, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक बार जोरदार ताली स्वामी जी के लिए। स्वामी जी देखिए बहुत सारा काम करते हैं, परमार्थ निकेतन आश्रम में बहुत सारे वीआईपीज आप देखते हैं, गंगा की आरती वहाँ होती है, लोग पहुँचते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए वो खास काम करते हैं, और पेड़ देकर उन्होंने उस माहौल को थोड़ा दिखा भी दिया कि वो पर्यावरण के क्षेत्र में कितना काम करे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय जी मीडिया को दिया है। लेकिन स्वामी जी पहला सवाल आप मेरा सरल लेना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि हार्ड सवाल पूछूं मैं? जो चलिए स्वामी जी, गंगा साफ हो गई, क्योंकि आप तो गंगा आरती करते हैं, गंगा साफ हो गई और गौमुख से निकलती हुई आपके यहाँ से निकलती हुई पहुँचती है कानपुर, प्रयागराज, लेकिन वहाँ तक क्या हो जाता है पता नहीं चलता। सबसे पहले तो मैं हमारे जी मीडिया के सीईओ श्री रक्तिम दास जी और हमारे श्री रमेश चंद्रा जी एंड द एंटायर टीम, उन सबका अभिनंदन करता हूं कि आज जिस संदेश की आवश्यकता है, कुंभ सामने है, चार धाम की यात्रा चल रही है, ऐसे में गंगा की जो भूमिका है वो महान है। लेकिन मुझे याद है 2013 के कुंभ में जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, तो वो बिना स्नान किए ही लौट गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा था व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। लेकिन 2019 में वो आए तो अकेले नहीं आए, वो 400 प्रतिनिधियों के साथ आए। आपको अच्छा लगेगा, केवल स्नान ही नहीं किया उन्होंने, स्नान ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने घोषणा भी की कि इस गंगा के पावन तट ने मॉरिशस में रहने वाले हर भारतवासी को, हर मॉरिशस वासी को, उनके दिलों को सींचा है। और वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा, परमार्थ निकेतन से जब आदरणीय माननीय सुषमा जी विदेश मंत्री थी, उस समय परमार्थ निकेतन की टीम को बुलाकर वहाँ गंगा आरती हुई, और आज भी वहाँ पर यहाँ की गंगा जी को ले जाकर वहाँ पर एक गंगा तालाब बना, उस गंगा तालाब में गंगा जी को पधराया गया और वहाँ पर अब रोज़ गंगा आरती होती है। मेरा बस इतना ही कहना है कि आज उत्तराखंड में निश्चित रूपेण जब से भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व संभाला, इन पिछले 12 वर्षों में सचमुच बहुत कुछ बदला है। हम तो गंगा जी के तट पर रोज़ आरती करते हैं, हमारे यहाँ 135 देशों के लोग आते हैं, जब इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल होता है तो 100 देशों से ज़्यादा लोग होते हैं, और इस बार तो युद्ध की वजह से 80 देशों के लोग
और लगभग 20-22 देशों के एम्बेसडर्स वहाँ पर थे। उन्होंने देखा, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्विट्जरलैंड के कल्चरल मिनिस्टर ने कहा कि पूरा विश्व स्विट्जरलैंड में आता है, लेकिन मैं आज गंगा के तट पर उत्तराखंड में बैठा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड इस गंगा के पावन तट पर जो दिव्यता है, जो सुंदरता है, जो पवित्रता है, उसका मैं एक दिन नहीं कई दिनों से पान कर रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि पूरा विश्व स्विट्जरलैंड में आता है, लेकिन स्विट्जरलैंड का कल्चरल मिनिस्टर यहाँ बैठा है और गंगा की धन्यता को प्रणाम कर रहा है। अगली बार मैं पूरे परिवार को लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है उत्तराखंड से गंगा का ये वरदान पूरे विश्व को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थों की आत्मा, भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है। भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है, लेकिन तीर्थों की आत्मा उत्तराखंड में बसती है। 4 धामों की धरती है ये। इसलिए जो कुछ, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ सुधरा है, लेकिन कुछ जहां भी थोड़ा सा बाकी है। मैं तो कहता हूं कुंभ आ रहा है, उस कुंभ से पहले जहां भी कोई कमी हो उसका भी सरकार ने प्लान बनाया है, और वो प्लान सार्थक बनना चाहिए, सक्षम बनना चाहिए, और उस प्लान से पूरे भारत को संदेश जाए, पूरे विश्व को संदेश जाए कि उत्तराखंड में आप निश्चित रूपेण आइए, आचमन लीजिए, पान करिए, स्नान करिए, ध्यान करिए और जीवन का कल्याण करिए। जब उत्तराखंड के एक वरदान हो सकता है इस कुंभ मेला में, एक जो चुनौती भी है लेकिन समाधान भी है, कि वो ये समाधान दे पूरे विश्व को और आदरणीय योगी जी को भी, कि हमने उत्तराखंड से बिल्कुल 100% गंगा जी की शुद्धता को, दिव्यता तो है, शुद्धता को पक्का करके भेज रहे हैं। और आदरणीय योगी जी फिर घोषणा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से वो फिर अगले प्रदेश को देंगे, फिर अगले प्रदेश बंगाल तक। जब अब तो वैसे भी शुभेंदु जी आ गए हैं, वो शुभेंदु भी हैं, अधिकारी भी हैं। अमेजिंग मैन। मैं अभी वहाँ कलकत्ता था, मैंने देखा, मुझे अभी आमंत्रण आया है और मैं जा रहा हूँ। गंगा के तट पर विशाल आरती होगी और वहाँ संकल्प होगा कि अब पश्चिम बंगाल में भी गंगा की वही शुद्धता बरकरार रहे, उसके लिए सब संकल्प लेंगे। अभी मैं वहाँ था पिछले हफ्ते, जैन जी 10,000, आई कैन नॉट इमेजिन, जैन जी पैसा देके, टिकट देके भजन जैमिंग के लिए एकत्रित हुआ और उसमें 6 बजे का कार्यक्रम था। मुझे लगा कि 6 बजे पहुंचेंगे, 6:15, 6:30 बजेंगे, पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, उससे पहले मैं एक और कार्यक्रम में था। उस कार्यक्रम से मैं जल्दी निकला था कि जैन जी को ये ना लगे देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट। और उसमें क्या हुआ, अंतिम बात मुझे लगा उसमें क्या हुआ, 5:15 बजे 10,000 जैन जी वहां पर बैठ गया था, जबकि कार्यक्रम 6 बजे था। हम लोग को कार्यक्रम पहले शुरू करना पड़ा। ये है गंगा की ताकत, ये है सनातन की ताकत, ये है भारत की संस्कृति की ताकत। भारत की संस्कृति पूरे विश्व के लिए जहाँ चुनौतियाँ हैं वहाँ समाधान है। स्वामी जी, जो क्योंकि आप जैन जी का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जैन जी का जो परिवर्तन है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो आंकड़े देखे थे न्यू ईयर पर सभी लोग देव स्थान में पहुंचे थे, अब गंगा आरती का भी आपने जिक्र किया, तो क्या वजह है अब जो जैन जी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और सनातन के प्रति या पूजा के प्रति उनका जो रुख है वो बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि आप तो बेहद करीब से देख रहे हैं। मैं बेहद करीब से देख रहा हूँ, पूरे विश्व में मेरा जाना होता है और भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। वो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं, अपने मूल को पहचानना चाहते हैं, अपने मूल्यों को जानना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। उनको पता लग गया है कि सब कुछ पाने के बाद ऑल इज सेट, बट लाइफ इज नॉट सेट, लाइफ इज अपसेट। इसका मतलब है समथिंग समवेयर इज मिसिंग। वो क्या वो मिसिंग है? क्या वो मिसिंग लिंक हमें सनातन दे सकता है? क्या वो मिसिंग लिंक हमारी संस्कृति हमें दे सकती है? क्या वो मिसिंग लिंक हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें दे सकती है? और तो और अगर आप देखें कि भारत के जब इसरो के चीफ एस सोमनाथ जब लॉन्च किया चंद्रयान पर वो मिशन, उस पे पहुंचाया, उससे पहले वो कहाँ गए? वो गए तिरुपति टेम्पल में, उसका रेप्लिका उन्होंने लिया और रेप्लिका लेकर भगवान के चरणों में रखा और उसके बाद आंखें बंद की, ध्यान किया
और उसके बाद शांत हो गए। आंखें खोली, पूजा की, उसके बाद कलावा बंधाया, तिलक लगवाया, बाहर आते हैं तो उनको प्रश्न किया गया। मीडिया ने कहा यू आर ए सेक्युलर साइंटिस्ट ऑफ ए सेक्युलर कंट्री, और साइंटिस्ट वैसे भी सेक्युलर होते हैं, तो हाउ दीज टू थिंग्स गो टुगेदर? आप तो साइंटिस्ट हैं, ये स्पिरिचुअलिटी, ये धर्म, ये टीका, ये कलावा, ये कैसे साथ साथ जाता है? यू नो व्हाट ही आंसर्ड, व्हाट ए ब्यूटीफुल आंसर। उन्होंने कहा कि फॉर आउटर स्पेस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। फॉर आउटर स्पेस यू नीड साइंस, फॉर इनर स्पेस यू नीड स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों चाहिए, नहीं तो आपकी साइंस से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से, आपको मैं बता देना चाहता हूं, पूरे विश्व में मुझे जाना होता है, वर्ल्ड के बड़े बड़े मंचों पर जाना होता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलना होता है। मुझे याद है 1990 में कार्ल सैगन, जिन्होंने बिग बैंग की थ्योरी दी, मेरा उनसे चर्चा हुई। जब मुझे उनको पता लगा, मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था, जंगल में आ गया, हिमालय में आ गया, तब से लेकर आज तक मैंने क्या पाया, व्हाट इज हियर, हाउ यू हैव स्टेड देयर फॉर सो लॉन्ग। तो मुझे उन्होंने क्वेश्चन किया, मैंने उनको बताया। कार्ल सैगन ने कहा यू नो योर एक्सपीरियंस इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इज माई एक्सपीरियंस आल्सो। उन्होंने कहा कार्ल सैगन जो विश्व का सबसे बड़ा अमेजिंग साइंटिस्ट, बिग बैंग थ्योरी, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा आज इतनी बड़ी इन्वेंशन करने के बाद मुझे लगता है कि जो भी मैंने जाना है वो सागर पर बैठे हुए उस रेत में, इतनी विशाल रेत है, एक कण के बराबर है। लगता है इस अमेजिंग कॉस्मॉस, इस कॉस्मॉस में बहुत कुछ जानने को है। हम अहम में ना रहें, हम वहम में ना रहें, हमने सब कुछ पा लिया, हमने सब कुछ जान लिया। इसलिए अपनी उस आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए मैं जैन जी से कहना चाहूंगा, आपको विज्ञान, महात्मा गांधी कहते थे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। आज स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इंटरनेट आपको स्पीड दे सकता है, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट दे सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 40 to 60% जैन जी इज डिस्कनेक्टेड टू देमसेल्व्स। आज डिप्रेशन है, आज बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कनेक्ट टू देमसेल्व्स। आज पूरे विश्व में इंटरनेट से आप जुड़े, इंटरनेट आपको स्पीड देगा, लेकिन इंटरनेट आपको डायरेक्शन देगा। तो यू नीड जोरदार तालियां। और देखिए इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए, आपके जीवन का तनाव कम हो जाएगा। इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि सारे जैन जी तो बैठे हैं यहाँ पर। मैं तो कहना चाहता हूं आप लोग फेसबुक पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, नो प्रॉब्लम। आई विल सजेस्ट यू, एंड ऑफ द डे व्हाट विल मैटर, नॉट ओनली द फेसबुक बट फेस योर बुक। मेरी बुक में क्या लिखा है, मेरे भीतर क्या चल रहा है, एंड ऑफ द डे दैट विल मैटर, योर पीस विल मैटर, योर हैप्पीनेस विल मैटर, दैट विल मैटर, नथिंग एल्स विल मैटर। इसलिए आप देखो कि अंदर क्या चल रहा है। रात को सोने से पहले अपनी बैलेंस शीट बनाओ। व्हाट इज हैपनिंग टू मी, आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर, आई एम इन पीस और इन पीसेस। भीतर क्या चल रहा है? आज तो सच्ची बताऊं कि बाहर एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, बाहर एयर कंडीशन कार्स हैं, लेकिन भीतर हीटर जल रहा है और उदास बैठे हैं। थोड़े से लाइक्स कम होते हैं तो सुसाइड कर ली जाती है। बात लाइक्स की नहीं है, बात लाइफ की है। लाइक्स कम हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन यदि लाइफ कम हो गई तो नहीं चलेगा। लाइफ को मजबूती देने के लिए अपने को अध्यात्म से जोड़िए। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है की, और ये युवाओं को सीखने की जरूरत है। स्वामी जी आपने गंगा का जिक्र किया और गंगा पे बहुत अच्छी बात की, और आपने बताया बदलाव हुआ। हालांकि देखिए गरिमा दौसानी जी बैठी है शायद, हाँ, प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनको हजम नहीं हो रहा कि गंगा साफ हुई है नहीं हुई है। हाँ, हालांकि आपने बताया तो साफ हुई, हम मानते हैं, और बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष को तो हजम नहीं हुआ। लेकिन स्वामी जी मैं पर्यावरण पर आता हूं, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए आप बहुत काम करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके देखे, और ये उत्तराखंड वो सरजमी है जहां चिपको आंदोलन चला। चिपको आंदोलन इसी उत्तराखंड की देन है। लेकिन स्वामी जी आपको नहीं लग रहा है कि हम विकास की दौड़ में, हम टूरिज्म को बढ़ावाने की दौड़ में आज यहाँ अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, और आप एक तरफ मुहिम भी चला रहे हैं, इसको कैसे संतुलित करें? मुझे लगता है हमें निश्चित रूपेण जागना होगा। मैं पिछले 40 साल से यूनाइटेड नेशंस में और बाकी जगह पर पूरे वर्ल्ड में इस चेतना को जगाता आया कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर गोइंग टू बिकम ए अमेजिंग थ्रेट, एंड दिस इज हैपनिंग टुडे।
कभी नहीं होता था हमारे यहाँ। 15 जून 16 जून आता था तो बरसात होती थी, और आज देखो कभी भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, और आपदा भी आ रही है, और आपदा भी आ रही है। भूस्खलन हो रहा है। पूछो उन किसानों से जिनकी फसल होती है और कितना दुख होता होगा, जिसकी सारी पूंजी नष्ट हो जाती। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में खासकर, मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड में यदि विकास होना है, जो हो चुका, इंडस्ट्रीज लग चुकी, लेकिन उत्तराखंड में अब इंडस्ट्रीज पहाड़ों के ऊपर ना लगाई जाएं। वहाँ पर अगर बसाना है आपको तो सस्टेनेबिलिटी को बचाइए। वहाँ पर अगर आपको विकास करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, हमने क्या किया अभी पीछे, सीएम साहब से बात की, मैंने कहा आप डीएम साहब से बात कर ली, कह दीजिए डीएम साहब को कि अगर जितनी सरकारी ज़मीन है, हमें ज़मीन नहीं चाहिए, ज़मीन सरकार की, जितने पौधे लगेंगे अपने लगवाएंगे। हमने 5 साल पहले रुद्राक्ष के पौधे लगाए हज़ारों, और आप देखिएगा अगले 5 साल के अंदर यू विल सी द रुद्राक्ष टूरिज्म, एक पेड़ इधर और एक पेड़ इधर। दिल्ली में आप देखते हैं, दिल्ली के आसपास में हरियाणा या उत्तर प्रदेश, दोनों के आसपास जितने एरियाज हैं, सभी लोग लंग्स टूरिज्म के लिए यहाँ पे आएंगे। हवा अगर ऑक्सीजन चाहिए होगी, आप पक्का मान के चलिए एक एक रात के 50 हज़ार देकर वो रहेंगे, ताकि उनके लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन बने। जो ऑक्सीजन देने वाला प्रदेश है, उस ऑक्सीजन वाले प्रदेश में अब हमें ये याद रखना होगा, यहाँ मरीन ड्राइव बनाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद है बंबई को मरीन ड्राइव बनाए, यहाँ तो मेडिटेशन ड्राइव बने। यहाँ होटल कल्चर की नहीं बल्कि हट कल्चर की ज़रूरत है। होटलों में रहकर लोग यहाँ आएंगे तो उनको लगे कि हट मिलेगी, एक रुद्राक्ष का पेड़ इधर, एक इधर, बीच में छोटी सी एक कुटिया में रहकर, टेंट में रहकर आज दिल्ली के लोग 40 हज़ार देकर जा रहे हैं। जगह नहीं मिलती है। हमारे यहाँ इस समय 1000 से ज़्यादा कमरे हैं, बरामदे भरे हैं, घाट भरे हैं, और तो कमरे तो फुल हैं, ये मिलते ही नहीं है। ऑनलाइन पे जाओ तो मिलता ही नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद हमको टेंट लगवाने पड़े। आज 5000 से भी ज़्यादा लोग उसमें रहकर भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। क्यों? ये गंगा जी का आकर्षण है। ये आकर्षण यदि है, इतने लोग आ रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ, 4 धाम की यात्रा, 45 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन, छोटी बात नहीं है। स्वामी जी, मैं माफी के साथ एक रोकूंगा। आपने बहुत अच्छी बातें कही। आप कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री मत लगाइए पहाड़ों पे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, आप टूरिज्म पर डिपेंड है। अब टूरिस्ट आ रहा है लेकिन वो अच्छी यादें लेके नहीं जाता, वो जहाँ पे फंस जाता है। 4 धाम पे व्यवस्थाओं पर लोग सवाल उठा के चाहते हैं। तो स्वामी जी, आपको नहीं लग रहा कि अगर आप टूरिज्म पर ही फोकस करना चाहते हैं तो सरकार को बेहतर करने की जरूरत है? आप ऋषिकेश, आप कोई केदारनाथ यात्रा जाएगा, ऋषिकेश 3-3 घंटे फंस जाएगा। वीकेंड है, आज शनिवार है, आप देख लीजिए, जाम की खबरें होंगी जरूर। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और इसके लिए अभी 4 दिन पहले आदरणीय नितिन नवीन जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी आए थे। मैंने उनसे यही बात रखी थी। उन्होंने प्रॉमिस किया विद इन ए ईयर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, और मुझे विश्वास है आदरणीय गडकरी जी भी आए थे, तब भी मैंने उनसे कहा कि ऋषिकेश में जब आदमी पहुंच जाता है, दिल्ली से तो आ जाएगा 2.5 घंटे में, लेकिन उसके बाद उसको फिर 2.5 घंटे लगें तो ये दुर्भाग्य होगा। इसलिए इस परिस्थिति को चेंज करना अनिवार्य है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ध्यान यदि दिया जाना चाहिए, 4 होटल कम बने के चढ़ेगा, लेकिन इतनी सुंदर वो रास्ते बने, जिन रास्तों पर चलकर वो सारे लोग अपने को लगे वाओ व्हाट एक्सपीरियंस, वाओ एक्सपीरियंस लेके जाएं। उनको लगे अगर कहीं जाना है तो उत्तराखंड में जाना है। ये होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे विश्वास है यदि इस पर ध्यान दिया गया और ध्यान दिया जाना चाहिए तो ये काम हो सकता है। इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, इट इज़ नॉट ए समथिंग वी कैन नॉट सॉल्व इट। अगर हम फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, निश्चित रूपेण ये बात होनी चाहिए और होनी चाहिए। चलिए स्वामी जी, मैं क्योंकि अब धीरे धीरे हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है और छोटे छोटे जवाब मैं चाहूँगा। पहले तो देखिए, अब ऋषिकेश का मुद्दा छिड़ गया। भाई, मेरी कर्म भूमि पत्रकारिता की ये उत्तराखंड रही है। मैंने बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग की उत्तराखंड में 2007 से लेकर, लेकिन मेरी जन्मभूमि, जो सुनेंगे आप गुस्सा मत करना, मेरी जन्मभूमि HR नंबर की है, यानी मैं हरियाणा का हूँ, तो पहाड़ के लोग नाराज ना। स्वामी जी, अभी ये विवाद शुरू हो गया, आपने देखा कि मारपीट का मामला आ गया। हाँ, तो नाराज मत होना भाई, मैं हरियाणा का हूँ, तो मेरी हालांकि कर्मभूमि पत्रकारिता की ये रही है।
अब ये हरियाणा और उत्तराखंड में छिड़ गया। अभी देखिए बहुत सारे यूट्यूबर, हालांकि मैं इस बात पर आपसे सवाल नहीं, लेकिन आप स्वामी जी हैं, क्योंकि अध्यात्म की राह यहाँ बहुत सारा हरियाणा का टूरिज्म आता है। इस विवाद को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे कह रहे भाई हरिद्वार ऋषिकेश जाना बंद कर दीजिए, उत्तराखंड वालों का चूल्हा नहीं जलेगा। उधर उत्तराखंड के लोग पलटवार करें, HR गाड़ी दिख जाए तो भाई HR गाड़ी वालों को रोकिए, बैन कर दीजिए, इन्हें नहीं आने दीजिए। एक जो मारपीट का मामला आपके भी संज्ञान में, इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? इस पर मैं एक छोटा सा आपका। जयप्रकाश जी, ये धरती शांति की धरती है, संयम की धरती है, संगम की धरती है। जो भी यहाँ पर आए इस भाव से आए कि हमें यहाँ से शांति को लेकर जाना है साथ में, और शांतिपूर्वक व्यवहार करना है। दूसरी बात ये भी, जो लोग यहाँ के हैं उनसे भी मैं कहूँगा कुछ भी ऐसा व्यवहार ना करें कि उत्तराखंड की शान में कोई भी कलंक लगे या बट्टा लगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपसी रिश्ता है। वो आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा और आपके जीवन का भी आधार बढ़ेगा। और वो जब यहाँ आते हैं तो दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। उनको शांति मिले, उनको व्यवस्था मिले, उनको सुविधा मिले और उनको व्यवहार मिले। अतिथि देवो भव का ये प्रदेश इस तरह से अपनी परंपरा को बनाकर रखे। अंतिम बात के रूप में आपको कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको बताऊं, अभी हमने अपना जन्म दिवस मनाया, उसे पक्का किए 75,000, मैं 75 वर्ष में आ गया, 75,000 पेड़ लगेंगे। और एक बूढ़े बाबा बैठे थे, उन्होंने कहा मेरी उम्र 87 साल की, उन्होंने कहा मैं 87,000 पेड़ लगाऊंगा। आप सोचिए, अगर ये संकल्प हम लेंगे अपने अपने जन्म दिवस पर, जितने साल के हम उतने लगाएंगे पेड़। नदियों के किनारे पेड़ लगे प्यारे, हाथ लगे सारे, तो गंगा जी भी, यमुना जी भी, और ये सारी धरती जो है दिव्य बन जाएगी। इसका हमें संकल्प। और इसके बाद और बताऊं, दिल्ली जो है यमुना जी के लिए हम लोगों ने कहा कि उत्तराखंड बड़ी सुंदर यमुना जी देता है हरियाणा को और दिल्ली को। क्योंकि आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा दिल्ली को बड़ी शुद्ध यमुना जी जाती हैं, लेकिन दिल्ली में जब जाती हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है। इस बार ये पक्का किया है, आने वाले 2 साल के अंदर जो स्थिति अभी है, 2 साल के अंदर ये स्थिति बदलेगी। उसके किनारों पर हम लोगों ने जितनी संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, उनको जोड़कर प्लान बनाया है कि दोनों किनारों पर लाखों पेड़ लगेंगे। और 3 साल के अंदर अंदर भारत के प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति उसी यमुना के तट पर बैठकर आरती करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए हम सबको साथ जुड़ना होगा, सबको साथ चलना होगा। चले, मैंने इसलिए मध्यस्थता करा दिया भाई, उत्तराखंड और हरियाणा के लोग अब आपस में लड़ रहे हैं। स्वामी जी, अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत तेज मांग है। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप भी गए थे और हमारी वहाँ भी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद बहुत भव्यता से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर उसके बाद आया महाकुंभ, वहाँ भी आपसे मेरी मुलाकात हुई। महाकुंभ के बाद फिर एक तेज आवाज आने लगी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप सहमत हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बहुत सारे साधु संत वो पदयात्रा निकालते हैं, सनातन पदयात्रा निकालते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र है, बनाने की आवश्यकता नहीं है, जीने की आवश्यकता है। सनातन का अर्थ होता है जो समग्रता में जिए, सबका सम्मान करे, सबकी सुरक्षा की बात करे, सबका सम्मान करे, वही सनातन है। सनातन का मतलब है कि माई वे और नो वे, दिस इज नॉट सनातन। माई वे इज द फ्री हाईवे, दिस इज नॉट सनातन। सनातन का अर्थ है जहां सबका सम्मान है। और सच मानिए, जहां सब समान है, सबका सम्मान है, वही इस देश का संविधान है और इस देश का सच मानिए समाधान है। आपने जो नाम रखा है ना आज, मुझे बहुत अच्छा लगा, समृद्धि संवाद। जहां शांति है वहीं समृद्धि है। और समृद्धि तभी आती, शांति तभी आती है जब संवाद का रास्ता खुला रहता है। हमें बैरियर्स नहीं क्रिएट करने हैं, हमें बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करनी है। जहां ऐसा सनातन हो, ऐसा राष्ट्र हो जहां दीवारें गिरें, दरारें भरें और दिल जुड़ें, वही सनातन है, वही हिंदू राष्ट्र है। और वही काम किया जा रहा है सनातन के द्वारा, कि विवाद पैदा करके नहीं, बल्कि एक संवाद खड़ा करके। और भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया। योजनाएं बनी तो सबके लिए बनी। बागेश्वर के साथ नहीं है क्या आप? फिर बाबा बागेश्वर के साथ नहीं है? फिर देखिए, बाबा बागेश्वर जो कहते हैं कि वो सनातन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सनातन में वो भी यही कहते हैं कि सबका सम्मान। वो कहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, दूसरों की जड़ें मत खोदो।
अपनी जड़ों से जुड़ो, दूसरों की जड़ों को ना खोदो और साथ ही साथ सबका सम्मान करो। वो ये नहीं कहते कि किसी का विवाद में पैदा करो या वो ये कहते हैं जैन जी को भी अपनी सनातन की जड़ों से जुड़ो, क्योंकि सनातन है तो भारत है, भारत है तो सनातन है, क्योंकि सनातन है तो शांति है, सनातन है तो विश्व शांति है, सनातन है तो एकत्व है, अपनत्व है, और सनातन है तो कल्चर है, नेचर है और फ्यूचर है। इसकी डिटेल में मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरे विश्व को देखा है, और ये बातें मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने यूनाइटेड नेशंस के मंच पे, वर्ल्ड बैंक के मंच पर, और या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के मंच पर या पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन पे मैंने समझा के बोला कि क्यों ऐसा है। कारण क्या है कि सनातन तोड़ने की बात नहीं करता, सनातन जोड़ने की बात करता है। सनातन ये कहता है जो गलत है उसको छोड़ो, जो सही है उससे जुड़ो और अपने जीवन को जोड़कर अपने जीवन को महान बनाओ। भारत सनातन ही कहता है इस देश को अब महाभारत की आवश्यकता नहीं बल्कि महान भारत की आवश्यकता है। उस महान भारत के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, एक साथ काम करना है, जुड़कर काम करना है। यही इस देश का भविष्य है और ये समाधान है। चलिए क्योंकि अब आखिरी एक छोटा सा सवाल और संक्षिप्त में मैं जवाब चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार को कैसे देखते हैं, उसके विकास काम को, और हम समृद्धि संवाद की बात कर रहे हैं, और संक्षिप्त में ही जवाब दीजिए। और क्या सलाह देंगे उत्तराखंड के बढ़ते विकास, या आपको लग रहा है कि कुछ खामियां हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, संक्षिप्त में जल्दी से। उत्तराखंड का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और सुंदर ढंग से हो रहा है। बस करना इतना है कि हम सबको मिलकर, क्योंकि उत्तराखंड सबका है, ऐसा ना सोचे किसी पार्टी का है, उत्तराखंड सबका है। जो पार्टी कर रही है उसके साथ साथ मिलकर हम भी, देखो चुनाव से पहले दल होना चाहिए और चुनाव के बाद दल नहीं बल्कि प्रदेश और देश होना चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर काम करेंगे, जो कमियां भी हैं वो भी दूर होंगी, और उन कमियों की तरफ ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं है, उसकी भी योजनाएं बनी हैं, बन रही हैं, और उस योजनाओं पर काम हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है अगले आने वाले 5 साल में बहुत कुछ इस उत्तराखंड का दृश्य परिदृश्य बदलता हुआ आपको जयप्रकाश जी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और मुझे लगता है कि जब ये इंटरव्यू अभी लाखों लोग देख रहे हैं, आपका वीडियो और आगे भी जाएगा, करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, तो वो जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं बुलाना चाहूँगी जी मीडिया के CEO रक्तिम दास जी को। प्लीज सर आएँ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंदा सर को सम्मानित करें, स्वामी जी को स्मृति चिन्ह देकर। आपको बताएं, सनातन जोड़ने की बात कही है स्वामी जी ने, और ये भी कहा कि विवाद नहीं संवाद अब ज़रूरी है। सनातन शांति चाहता है, कल्चर जोड़ रहा है, फ्यूचर है सनातन, और इसीलिए इसी को जोड़ने की बात आज स्वामी जी ने की है। और साथ ही गंगा को कैसे सुरक्षित रखना है, आने वाला जो कुंभ है उसमें कैसे सबको सहभागिता अपनी रखनी है, इसका भी जिक्र स्वामी जी ने किया है। और जेनजी को भी ये संदेश दिया है कि आगे आने वाली जो संस्कृति है उससे जुड़ें, और लगातार यही वजह है जो लगातार जेनजी जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि गंगा आरती का उन्होंने जिक्र किया। ना सिर्फ भारत से बल्कि देश विदेश से जो लोग पहुंचते हैं वो गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं, और यही वजह है कि उत्तराखंड का भी जो नाम है वो भी लगातार इसी वजह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गंगा जो सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ है वो अगर बात करें तो उत्तराखंड में है। अब अगला कुंभ है, वो भी एक बड़ी चुनौती है, और उसमें किस तरीके से लोगों को भी भागीदारी अपनी निभानी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है, पर्यटकों की संख्या देखने को मिल रही है। इसका रीज़न यही है कि लोग अब धीरे धीरे सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं।